अमेरिका में एक लेखक हैं, उनका नाम है अर्नब रे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो उसके राइट्स हमने खरीदे और वो बहुत बड़े फैन हैं बॉलीवुड हिंदी फिल्मों के, खास करके 70s की, जो अमित जी और उन सब जैसे सलीम जावेद साहब की जो दुनिया थी, उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो उन्होंने जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि बहुत ही इस कहानी में रोमांच भी है और एक पेस है इस कहानी में, और एक दो ट्विस्ट हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कहानी में, जो उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो उस किताब पे ये शो आधारित है। जो है वो ज्यादातर आपको चुनती है, आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाती है। जैसे ये किताब मेरे सामने आ गई, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं और एक 60s का शो करूं या फिल्म करूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग सिर्फ शक्ल पे जाते हैं कि ये कपड़े ऐसे हैं या ये गाड़ियां ऐसी हैं, लेकिन जो उस जमाने की फितरत है, जो उस जमाने का एक मजा है, डायलॉग बोलने का, चलने का, गानों का, उसका उसका जो एक अंदाज है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे साथ कनेक्ट करता है और मेरे थ्रू वो लोगों तक पहुंचता है। तो इस बार तजुर्बा बहुत अलग रहा, क्योंकि मैं नए लोगों के साथ काम कर रहा हूं जिनके साथ मैंने पहले काम नहीं किया है। तो वो अंदाज जब तक मुझे अच्छा लगेगा, हर फिल्म मेकर की एक पसंद होती है कि उसको एक किस्म का म्यूजिक पसंद होता है, या एक किस्म का ड्रामा पसंद होता है, या एक किस्म का माहौल पसंद होता है। तो ये मुझे पसंद है, और जब जब उसमें अच्छी कहानी आएगी तो मैं जरूर बनाऊंगा। जो इंडिया का नंबर 1 शो हो जाएगा, जो हमको नंबर्स आ रहे हैं, हॉटस्टार पे ऑलरेडी नंबर 1 है, और बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन किए हैं, मैसेज किए हैं, और रियल एहसास हमको कल हुआ जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, बॉम्बे एयरपोर्ट यहाँ आने के लिए। तो बहुत सारे लोग आके मिले, और फ्लाइट पे भी हमने देखा कि कई लोग हमारा शो देख रहे थे। तो उससे पता चलता है, ग्राउंड रियलिटी से पता चलता है, लोगों की एक्साइटमेंट से पता चलता है कि उनको अच्छा लगा है शो, बहुत अच्छा। एक पॉइंट पे हम आ गए थे कि जब हम ऑलमोस्ट हार मान चुके थे, हमको नहीं मिल रहे थे लोकेशंस। फिर हमारे लाइफ में एक दो इंसान आए जो काफी काम करते हैं हमारे बिजनेस में, और उन्होंने हमें गुजरात और पंजाब की तरफ भेजा, जहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो पिछले जमाने के, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो गेस्ट हाउसेज हैं या हंटिंग लॉजेस हैं, या जहाँ पे वो शिकार करते थे वगैरह। तो जैसे एक जगह है गोंडल गुजरात में, बहुत अच्छी जगह है, और दूसरी जगह है वांकानेर, जहाँ पे लगान फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसके बाद हमने अहमदाबाद के पास थोड़ी शूटिंग की, थोड़ी राजकोट के पास शूटिंग की। पंजाब में हम लुधियाना गए, अमृतसर गए, पटियाला गए, फिर बॉम्बे में सेट लगाए। तो काफी काफी घूमे हैं हम, मतलब ये लोग काफी थक गए, मैंने इनको हजारों किलोमीटर गाड़ी में चलाया है, क्योंकि वो लोकेशन जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत थोड़े मुश्किल से मिलते हैं आजकल। वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप यूरोप में जाएं तो थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे मतलब ये शूट करने से बहुत अरसा पहले जब पहली बार ये सुना था कि इस तरह के सीन होंगे, चाहे वो जो सीन जिसका आपने जिक्र किया, जो कच एक्शन जो शूट आउट है वो हो, या ट्रेन वाला सीक्वेंस हो, या एक शिप पे एक्शन है, तो ये सिर्फ आइडिया लेवल पे जब ये मेरे सामने ये चीज खाका नजर आ रहा था तो ही बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था। और खास तौर पे जो कच्छ का वो जो एक मंजर था कि जब जब वहां पहुंचे तो 47 डिग्री टेम्परेचर था, गर्मी में मतलब जो जमीन है वो आग उगल रही थी, और हमने लेदर जैकेट और इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे, और हमें वहां पे एक्शन करना था। लेकिन और बड़ा मुश्किल भी था सभी के लिए, मतलब मैं मानता हूं कि एक्टर्स के लिए तो फिर भी एक इंसान कभी आ जाता है छाता पकड़ने के लिए, लेकिन जिस तरह से क्रू ने वहां पे उस परिस्थिति में काम किया, धूप में, गर्मी में, यहाँ से वहां दौड़ना बिना ये परवाह किए कि कैसे कैसे लग रहा है उनको,
तो बहुत ही मुश्किल था लेकिन बहुत ही कामयाब शूट रहा वो। और जब जब हम वो चीज़ कर रहे थे, वो विजुअल्स जब क्रिएट हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं 70 के दशक का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब मेरे रग रग में है दीवार, शोले, परवरिश, ये सारी फिल्में, इसको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ। तो ये कहीं ना कहीं, ये जब आपको एज एन एक्टर पता चलता है कि आपको ये करने का मौका मिल रहा है और उस इंसान के साथ मिल रहा है जिनकी एक बहुत बड़ी इमेज है फिल्मों में, कि वो अगर कोई इस तरीके का स्केल या कोई इमेज क्रिएट कर सकता है, तो उन्होंने ये बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। ना हो। और दूर दूर तक छिछोरे 83 और सुल्तान ऑफ दिल्ली में कोई सिमिलरिटी नहीं है। मैं तो उस हद तक जाऊंगा कि अगर जिस किरदार को मैंने छिछोरे में प्ले किया, डेरिक 83 में प्ले किया सुनील गावस्कर, और सुल्तान में प्ले किया अर्जुन भाटिया, अगर ये तीन एक कमरे में बैठे तो इन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ बात करने का कुछ रहेगा नहीं इनके बीच में। और मैं अपने किरदार उस प्रकार से चुनता हूँ कि एक दूसरे से कितना अलग रहे। बात जहां तक रही कपड़ों की, तो जैसे मिलन सर ने कहा, जो दौर चल रहा है वो है कि विंटेज फैशन जिसे कहते हैं, कि पुराने दौर के कपड़े। इनफैक्ट कल परसों मुझे किसी पार्टी में जाना था और मैंने अपने डैड के कबर्ड खोलकर जो उनके जमाने के सूट्स थे वो पहनकर मैं गया था। तो फैशन चल रहा है, तो वो कपड़े टचवुड अच्छे लग रहे हैं मुझ पे, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो उससे खुशी होती है। I'm deserving of it, but it's all thanks to Milan sir. Honestly saying, because उन्होंने हरदम मतलब मुझे नहीं लगता, all in my life I've been told that you can look this way, you can look that way, you have that appeal. मुझे बोला बहुत गया है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास सिर्फ राइचियस रोल्स ही आते थे, जो मैं उनको भी बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। बट ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट करने का जब आपको मौका दिया जाएगा आप तब कर पाते हैं। And he just saw me, met me, and on basis of that, he felt that I could do a character as interesting and mysterious as Shankri. Because Shankri सिर्फ उसकी bold appeal ही उसके बारे में नहीं है, जो internal उसकी being है वो interesting है, क्योंकि वो highly ambitious है, बहुत ज़्यादा calculative है, लेकिन at the same point in time उसमें एक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ को लेकर। शायद वो रिश्तों को इतनी अच्छी तरह समझती है कि उनके साथ खिलवाड़ भी कर सकती है। यू नो, आई डोंट थिंक जब तक आप एक जर्नी के साथ खुद ना गुजरे हों, जब तक आप खुद एक इन्वेस्टेड ना रहे हो, आपका दिल ना टूटा हो, तो आपको दिल तोड़ने का मज़ा भी नहीं आ सकता, राइट? तो वो सब शंकरी में बहुत कुछ दिखता है मुझे। एंड प्रेप कहा जाए तो मेरा प्रेप आई थिंक मिलन सर के साथ मीटिंग के बाद ही चालू हो। सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मिलन सर को, क्योंकि ये उनका विजन था। और मतलब मैं इस बात की दाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, इस दौर को, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 70 के दशक का जो दौर था, जिसे हम गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा कहते हैं, जहाँ पे मल्टी स्टारर्स, खासकर 2 पैरेलल एक्टर्स, लीड्स, ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं, उसको दोबारा इस समय ओटीटी पे लेके आना एक नए अंदाज में, और ये पहली बार वो कर रहे थे ओटीटी पर। वो फिल्मों में तो कर ही चुके हैं ये सब बहुत कुछ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि भाई इसमें एक रोमांस है, तो ये उसकी एक बहुत ही अच्छी शो की यूएसपी थी। जो आपने पूछा कि उसके लिए हमने क्या काम किया, मेरा ख्याल है कि मैं और ताहिर दोनों ही अपने अपने किरदारों को एक अलग तरह से, एक अलग नजरिए से देखते हुए इस कहानी में कूद पड़े, और हमारा एक इंडिविजुअल अलग अलग एक दूसरे से मुख्तलिफ एक अंदाज था, एक तरीका था इस किरदार को निभाने का। तो हमने उसी तरह से उस जर्नी में आगे बढ़े। और मतलब मजे की बात यह रही कि अर्जुन और बंगाली की जो दोस्ती है, जो रोमांस है, उसके जरिए मेरा और ताहिर का भी एक रिश्ता दोस्ती का आगे बढ़ा। उस किरदार के माइंड स्पेस में बैठने के लिए जिस तरह की जर्नी हमारी रही है, वहां पर ऑब्वियस था कि 2 एक्टर्स जो कि दोनों इस इंडस्ट्री के बाहर से हैं, जो काम करते हुए एक मकाम तक पहुंचे हैं, जब एक साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस जिए एक ऐसे एस्टैब्लिश्ड आइकॉनिक डायरेक्टर के साथ, तो एक तरह से एक बॉन्ड ऑफ एन एक्सपीरियंस हो जाता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने क्या वर्कशॉप करी थी, क्या करा था, पर वो है ना, जब आप एक ऐसे एडवेंचर पर एक साथ जाते हैं तो अपने आप एक वो बॉन्ड बनता है। आई थिंक लोगों को वो मतलब अब बिना कहे नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो वी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थैंक यू। एंटरटेन करना
और हम वही करते रहेंगे और हमारा जो मैसेज है वो है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट